तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूजुअली यूनिकासो यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। तो सबसे पहले ऑडियो एवं वीडियो की क्वालिटी बता दे। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, और ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का विषय, यानी कि कब, कहां और कैसे। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का हिस्ट्री का। तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे, और लाइक कर दिए तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना कहानी। तो चलिए आते हैं सबसे पहले भूमिका पर, यानी कि कब, कहां और कैसे आखिर में है का। कब क्या है, कहाँ क्या है, कैसे क्या है, क्या क्या किस प्रकार विकास हुआ किसका, उस सब बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले है भूमिका, यानी कि हमारा काल। तो जो कि आप क्लास 8 में अगर हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 में हिस्ट्री को आप पढ़े ही होंगे। क्लास 6 में बताया गया था काल के बारे में। देखिए भूमिका इस पे दिया गया है। समय के साथ दिन ब दिन परिवर्तन होते गया। यहाँ पर देखिए समय के साथ परिवर्तन दिखाया गया। समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। किस प्रकार परिवर्तन हुआ, तो देखिए सबसे पहले क्लास 6 में आप क्या पढ़े, प्राचीन काल के बारे में। 6 क्लास में आप पढ़े प्राचीन काल के बारे में, 7 क्लास में पढ़े मध्यकाल के बारे में, और अब आप आ गए हैं क्लास 8 यानी कि उच्च विद्यालय में। तो आप पढ़िएगा आज आधुनिक काल के बारे में। अब क्लास 8 से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा आधुनिक काल के बारे में। यानी कि इस प्रकार काल को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाता है आपका प्राचीन काल, जो कि क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा हो जाता है मध्यकाल, जो कि आप 7 में पढ़ चुके हैं। और तीसरा हो जाता है आपका कौन, आधुनिक काल, यानी कि आधुनिक बातों को जानना, जो कि आप क्लास 8 में आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब सबसे पहले इन सब बातों को जानने के पहले हम एक बार रिवीजन कराते हैं। क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा होगा, तो पाषाण युग के बारे में, मध्यकाल में आपने पढ़ा होगा कुछ पूर्वजों के बारे में, और फिर आधुनिक काल में पढ़िएगा आप किस प्रकार यूरोप भारत में व्यापार हुआ। पहला चैप्टर आपका वही है, यूरोप और भारत में व्यापार। सबसे पहले आते हैं हम पुनर्जागरण, यानी कि पुनर्जागरण है क्या, कहता है 15वीं शताब्दी में। कब, 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ, जिसको कि हम पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था, इटली में। आखिर में पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ, तो सुनिए पहले। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ, जिसको कि हम पुनर्जागरण कहते हैं। अब बात आती है इनका महत्व का। ये जो महत्व आपको दिख रहा है, इनका महत्व क्या है। पुनर्जागरण काल में पहले लोग क्या थे, आजाद नहीं थे, वो गुलाम थे, राजा के अंदर थे। लेकिन पुनर्जागरण काल में लोगों का विकास हुआ। लोग अपना मन से अब सब कुछ करना चाहने लगे। वे चाहते थे कि हम लोग सोचने लगे अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। इस प्रकार यानी राष्ट्रवाद का भावना लोगों के मनों में उत्पन्न हुआ। राष्ट्रवाद के भावना को ही हम पुनर्जागरण पढ़ेंगे। क्लास 10 में आपका दिया हुआ है राष्ट्रवाद चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्व पुनर्जागरण का। आखिर में पुनर्जागरण का महत्व क्या है, तो पुनर्जागरण के महत्व कॉपी कलम लिख के निकाल के बैठ जाइए। अब हम पहले पढ़ते पुनर्जागरण का महत्व। पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, लोगों को आज़ादी मिली। लोगों को क्या मिली, आज़ादी मिली। उसके साथ साथ क्या हुआ, वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। किसका प्रसार हुआ, वैज्ञानिक पद्धति का। अब वैज्ञानिक पद्धति के प्रसार के साथ साथ क्या हुआ, तो वैज्ञानिक पद्धति का जब प्रसार हुआ, लोगों प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ किया। क्या, तो प्रश्न चिन्ह लगाना। जैसे कि जो पुरानी धर्म परंपराएं चलती आ रही है कि समुद्र में ज़्यादा दूर तक जाना नहीं चाहिए, यानी कि जो अंधविश्वास चलता आ रहा है उन पर क्या लगा, प्रश्न चिन्ह लगना प्रारंभ हो गया। अब आता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार क्या है, तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार है, यानी कि प्रश्न को, वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य क्या है, कॉपी कलम निकाल लीजिए। हम बोलते हैं आप लिख लीजिए, यानी कि प्रश्न को प्रस्तुत कर, क्या, प्रश्न को प्रस्तुत कर और उनसे ज्ञान प्राप्त करना ही वैज्ञानिक पद्धति है। तो पुनर्जागरण काल में इन 3 चीजों का क्या हुआ, विकास हुआ। अब आती है बात खोज यात्राएं। पुनर्जागरण के बाद आती है खोज यात्राएं। आखिर में खोज यात्राएं हैं क्या, तो खोज यात्राएं में मात्र आपके किताब में 2 चीज दिया है, एक कोलंबस और एक दिया है आपका वास्को डी गामा, यानी कि 1492 और 1498। तो चलिए खोज यात्राएं में आते हैं। यहाँ आपका खोज यात्रा है। खोज यात्रा में क्या दिया है, तो 1492 में कौन, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, उसका
पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, ऐसे आपकी किताब में दिया हुआ है कोलंबस मात्र। 1492 में कोलंबस ने क्या किया, तो अमेरिका का महाद्वीप का खोज किया। किसका खोज किया, अमेरिका महाद्वीप का खोज किया, ठीक है। और जिसको कि इन्होंने नई दुनिया का नाम भी दिया, अमेरिका महाद्वीप को इन्होंने नई दुनिया का नाम भी दिया। और यहाँ के लोगों को इन्होंने रेड इंडियन भी कहा था यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या कहा, रेड इंडियन। ऐसे ये सब क्लास 9 में दिया गया है। उसके बाद आती है बात 1498 में। 1498 में जो है कौन, तो वास्को डी गामा। कौन आया, वास्को डी गामा। इन्होंने क्या किया, किताब में या फिर आपको जो भी बताता है वो गलती ही हमेशा बताता होगा। पहले सुनिए, इन्होंने, आप कहिएगा कि भारत तक के समुद्री मार्गों का खोज किया, तो बिल्कुल गलत, वो सही नहीं है। नहीं, भारत तक के समुद्री मार्गों का खोज किया वो सही है, लेकिन भारत का खोज किया यह गलत है। इन्होंने किसका खोज किया, तो भारत तक के समुद्री मार्गों का, भारत तक के समुद्री मार्गों का। आखिर में समुद्री मार्गों का खोज करना इन्होंने क्यों चाहा, समुद्री मार्गों का खोज इन्होंने आखिर में क्यों कहा किया। तो मान लीजिए जी आपका भारत है, ठीक है, इधर कोई अनेक सारे देश हैं, इधर यूरोप सब बसा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से ये निकले और ऐसे करके ऐसे से तब भारत आए, यानी व्यापार करने। इनका एक ही उद्देश्य था, अंग्रेज जो थे उनका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो वे अगर इस प्रकार रहते थे, पहला क्या, तो चोरी का भय रहता था। पहला क्या रहता था, चोरी का भय, चोरी का भय यानी कि लुट जाने का भय रहता था। दूसरा, अगर कहीं यह मान लीजिए एक देश है तो एक देश है, फिर दूसरे देश जाएगा तो उसको कर भी अधिक लगता था, कर अधिक लगता था। फिर तीसरा क्या हो गया, समय अधिक लगता था। अब चौथा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आएंगे तो समय तो अधिक लगता ही था। अब चौथा क्या हो गया, यानी कि कम माल इधर से उधर जा सकते थे। जो क्या करता है, वस्तुएं थी वे कम इधर यहाँ से लेके यहाँ तक आने कम आते थे। तो इसीलिए समुद्री मार्गों का खोज किसने किया, तो 1498 में वास्को डी गामा ने किया। क्यों किया, ये जो खोज आप देख रहे हैं 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, यह गलती से खोज हो गया था, ठीक है। वे भी सोचे थे कि भारत तक के समुद्री मार्गों का ही खोज करें, लेकिन चूंकि तभी उतना वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार नहीं हुआ था, इसीलिए वे गलती से कहाँ चले गए, अमेरिका महाद्वीप पर। और उन्होंने इंडिया का खोज करना चाहा था, इसीलिए वहाँ के लोगों को उन्होंने रेड इंडियन कहा था। यह आपका क्लास 9 में दिया गया है, आपको बता रहा हूँ मैं। और अब आता है चोरी का भय था इनमें, फिर कर अधिक लगता था, कर क्या लगता था, अधिक लगता था। समय क्या होता था, अधिक लगता था, कम माल इधर उधर पहुंचाया जाता था। लेकिन जब समुद्री मार्गों का खोज हो गया, मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके समुद्री मार्गों का खोज हो गया, ये कैफे ऑफ गुड होप पे पहुंचना प्रारंभ कर दिए, तो क्या हुआ, चोरी का भय नहीं हुआ, कर कम लगा। यानी कर क्या, समुद्री मार्ग में कर लगता है, कोई आदमी रहेगा तब ना कर लगेगा, तो यानी कि कम कर लगा ही नहीं। फिर समय की बात आती है, समय भी कम लगी। और ये बात क्या आती है, कम माल की, यानी कि जो यहाँ से ऐसे 9 पर, अब तो ऐसे जाते तो अधिक कम माल इधर से उधर जा पाता था, लेकिन अब जब से क्या कहता है समुद्री मार्गों का विकास हुआ है, तब से अधिक से यानी कि ज्यादा से ज्यादा माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नाव के द्वारा जाता था। यही थी खोज यात्राओं की विशेषता। और खोज यात्रा में मात्र 2, यानी कि कोलंबस और कौन, वास्को डी गामा। कोलंबस कहाँ के थे, 1492 में स्पेन के थे। कोलंबस नाविक कहाँ के थे, ये स्पेन के नाविक थे। कहाँ के थे, स्पेन के नाविक। वास्को डी गामा कहाँ के थे, तो पुर्तगाल के थे। कहाँ के, पुर्तगाल के ये नाविक थे। अब बात आती है पूंजीवाद की, यानी कि पूंजीवाद का तात्पर्य क्या है, यानी कि पूंजी को अपने में एकत्र करना। क्या कहें हम, पूंजी को अपने में एकत्र करना ही पूंजीवाद कहलाता है। पूंजीवाद यह यूरोप में, पूंजीवाद की व्यवस्था जो है यह यूरोप में प्रचलित हुई सबसे पहले। कहाँ पर, यूरोप में। ये लोग चाहते थे अधिक से अधिक पूंजी हम ले। यह कहाँ प्रचलित हुई, यूरोप में। यूरोप में कैसे प्रचलित हुई, तो यूरोप में जो प्रचलन हुआ पूंजीवाद, इसमें 2 वर्गों का उदय हुआ। पहला वर्ग था तो पूंजीपति। ये पूंजीवाद जो है आपका यूरोप में प्रचलित हुआ, पहला वर्ग हो। इसमें 2 वर्ग हुए, कौन कौन, 2 वर्ग हुए, 2 वर्ग। पहला हो गया पूंजीपति, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका क्या, श्रमिक, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, श्रमिक। आखिर श्रमिक क्या है, पूंजीपति क्या है, तो सबसे पहले इसको जानिए। श्रमिक क्या, तो श्रमिक यानी पूंजीपति के हैं,
पूंजीपति जो होता था इसको हम मालिक भी कहते हैं, पूंजीपति जो होता था इसको मालिक भी कहते हैं, और जो श्रमिक होता था यह मजदूर था। अब यह मजदूर था, कौन? श्रमिक। अब बात आती है मालिक और श्रमिक की। आखिर में पूंजीपति और श्रमिक क्या है, मजदूर क्या है, मालिक क्या है? पूंजीपति जो होते थे ये धनासीठ थे, यानी इनके पास क्या थी? धन अधिक थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे? इनसे काम करवाते थे और जो फायदा होता था ये रखता था, और जो कुछ देना चाहिए था वो किसको देते थे? ये किसको देते थे? श्रमिक को देते थे। अब मजदूर का क्या काम था, यानी श्रमिक का क्या काम था? ये जो है किससे? पूंजीपति से। किससे? यानी कि अपने मालिक से क्या करते थे? काम के बदले धन लेते थे, बस यही था इनका काम। अब बात आती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, इसका तात्पर्य क्या है? औद्योगिक, औद्योगिक शब्द का तात्पर्य औद्योगिक, औद्योगिक से स्पष्ट होता है उद्योग। क्या स्पष्ट होता है? उद्योग। आखिर में उद्योग है क्या? औद्योगिक क्रांति यानी कि उद्योग के कारण जो क्रांति हुई थी, कब? 18वीं शताब्दी में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं औद्योगिक क्रांति, ठीक है। अब मिटाते हैं। ठीक है। अब बात आती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो थी यह कब हुई? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी 18वीं शताब्दी के बाद। 18वीं शताब्दी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, जिसमें कि उद्योग का प्रसार हुआ। इसमें किसका प्रसार हुआ? उद्योग धंधे का प्रसार हुआ। किसका? तो उद्योग का प्रसार हुआ। लोग उद्योग करना चाहने लगे, मुनाफा चाहने लगे। वे लोग क्या चाहने लगे? मुनाफा चाहने लगे। यह सबसे पहले कहाँ? यूरोप में हुआ था, ठीक है। यानी कि यूरोप में भी कहाँ? तो यह सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। वे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। और ये 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसमें मशीन की व्यवस्था बड़ा अधिक थी। यानी कि मशीन, लोग मशीन की प्रणाली का विकास हुआ। आखिर मशीन की प्रणाली जो आप लिखे, इसका तात्पर्य क्या है, यानी इसका मतलब क्या है? तो मशीन की प्रणाली यानी कि मशीन के द्वारा काम होना प्रारंभ हो गया। पहले लोग चरखा से बनाते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा? मशीन के द्वारा अपना सब कुछ काम करने लगे। अब बात आती है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। तो औद्योगिक क्रांति हम देख ले, इसमें उद्योग धंधे का विकास हुआ, मुनाफा लोग चाहते थे, और मशीन की प्रणाली का विकास हुआ। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब आते हैं हम उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। आखिर में उपनिवेशवाद है क्या? उपनिवेशवाद यानी कि दूसरे पर कब्जा कर लेना, ठीक है। दूसरे पर क्या कर लेना? कब्जा कर लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। मान लीजिए कोई देश ये है, ये मान लीजिए आप क्या मान लीजिएगा? ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन इसको मान लेते हैं, ब्रिटेन। और एक दूसरा देश आ गया हमारा अपना भारत, ठीक है। चलिए ब्रिटेन, ये ब्रिटेन जो है हमारे देश पर समुद्री मार्ग के द्वारा आया, ठीक है। ये क्या करने आए? तो व्यापार करने आए, और ये व्यापार करते करते यहाँ पर इतना लीन हो गए कि ये पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिए। पूरे भारत पर ये क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो तभी अखंड भारत के अंतर्गत था उस पर भी कब्जा कर लिए। बांग्लादेश जो यहाँ पर था उस पर ही कब्जा कर लिए। यहाँ जो फिर आपका नेपाल था, इन सारे एरिया पर, यहाँ थोड़े से यहाँ पर भाग कश्मीर आ गया आपका, ये सारे भाग पर ये कब्जा कर लिया। यानी कि अखंड भारत पर, पूरे अखंड भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कौन? ब्रिटेन। यानी कि उपनिवेशवाद यही है, यानी कि जब कोई एक देश, ठीक है, किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, यानी कि सारे प्रकार के व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लेता है, इस देश को सताता है, और इसी से क्या कहते हैं? इस देश को सताता है और इसी से यह फायदा लेता है। इसी प्रणाली को हम उपनिवेशवाद या फिर साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। और इस व्यवस्था को नहीं, इस प्रणाली को औपनिवेशीकरण, ठीक है, इस प्रणाली को क्या कहें? औपनिवेशीकरण, और इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद, और उसी को दूसरा कहते हैं हम साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों एक ही है, यानी कि साम्राज्य के प्रति
अपने देश साम्राज्य के प्रति प्रेम और उपनिवेशवाद दूसरे पर अपना क्या कहता है कब्जा स्थापित करना, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद ये दोनों एक ही चीज़ है। अब बात आती है अमेरिका एवं फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होते गई, समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होती गई और एक क्रांति बीच में हुई जो कि यूरोप में भयानक क्रांति थी। पहला हुआ आपका फ्रांस की क्रांति, यूरोप में ही क्रांति हुई, और दूसरा आपका आ जाता है या यूरोप में नहीं बल्कि दूसरी जगह यानी कि अमेरिका में हुई। कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। एक क्रांति हुई थी अमेरिकी क्रांति, जो कि कब हुआ था? चलिए पहले इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। अब आई अमेरिका की क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति। आखिर में अमेरिका का क्रांति क्या है और फ्रांस की क्रांति क्या है, सबसे पहले इसको जानिए। क्रांति का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की क्रांति हो गई आपके, कौन कौन? आपके किताब में ऐसे जो दी गई है वो उसका बात कर रहे हैं। पहला हो गया आपका अमेरिकी क्रांति, यानी अमेरिका की क्रांति, चलिए अमेरिका ही लिखिए, अमेरिका का क्रांति। और एक हो जाता है आपका फ्रांस का क्रांति। कहाँ का? फ्रांस का क्रांति। ये जो अमेरिका का क्रांति और फ्रांस का क्रांति जो हुआ, इन दोनों में, ये फ्रांस की क्रांति सबसे पहले जानिए 1789 में हुई। और अमेरिका की क्रांति कब हुई? तो अमेरिका की क्रांति आप कमेंट में लिखकर बताएं कि अमेरिका की क्रांति कब हुई। ऐसे हम बता रहे हैं आपको, देखते हैं कमेंट में कौन कौन लिखे हैं। वेरी गुड स्वानी प्रिया, आप सही लिखे हैं। अतः आपका बात अमेरिका की क्रांति सबसे पहले कब हुई? तो अमेरिका की क्रांति जो हुई सबसे पहले 1776 ईस्वी में हुई। अमेरिका का क्रांति कब हुआ? 1776 ईस्वी में हुआ। इस क्रांति के, अमेरिका क्रांति के बारे में अगले कक्षा में बताएंगे आपको। पहला हुआ अमेरिका क्रांति जो कि 1786 से 1783 ईस्वी तक चला था। कौन क्रांति? अमेरिका की क्रांति 1786 से 1783 ईस्वी तक चला था। और अमेरिका की क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, कौन कौन क्रांति? अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। इन दोनों क्रांति में क्या कहे, इन दोनों क्रांति में किस प्रणाली का विकास हुआ? तो गणतंत्र प्रणाली का। इन दोनों क्रांति में गणतंत्र प्रणाली का विकास हुआ। किस प्रणाली का विकास हुआ? गणतंत्र प्रणाली का। अब बात आती है गणतंत्र प्रणाली आखिर में है क्या? गणतंत्र प्रणाली है क्या? यानी कि अभी जो प्रणाली हमारे देश में यानी भारत में चल रहा है, इसी को गणतंत्र प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यानी कि अमेरिका में, और अमेरिका में कब्जा, देखो पहले बात आती है कहाँ से? तो अमेरिका में जो ये सब आए ना, ये ब्रिटेन के लोग, यानी कि वो जो खोज क्या था, कौन? तो कोलंबस ने, तो वहाँ स्पेन के नाविक वो सब यहाँ पर आके ब्रिटेन पे क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। तो कब्जा कर लिए तो यहाँ के लोग थे ज़्यादा सतर्क, तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया जो कि 1776 से 1783 तक चला और गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत हुई। अब आती है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति, वहाँ पर एक राजा था लुई 16वां। ठीक है, यह आपके क्लास 9 में दिया गया। लुई 16वां वहाँ का राजा था। लुई 16वां ने वहाँ पर निरंकुश शासन स्थापित किया, ज़्यादा पैसा खर्च करता था, विकास बड़ा ही कम करता था। तो उसी में लोगों ने 1789 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति की, और इससे भौगोलिक दृष्टि में नया बदलाव आया, मानचित्र में परिवर्तन हुए। तो यही था आपका अमेरिका की क्रांति। और कौन सी क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति, या फ्रांसीसी लिख दिए हैं, फ्रांसीसी क्रांति। अब आता है आधुनिक काल एवं हमारा देश। आखिर में आधुनिक काल और हमारा देश का तात्पर्य क्या है? तो आधुनिक काल और हमारा देश, इसका तात्पर्य है कि आधुनिक शब्द से मतलब होता है, यानी क्लास 8 में हम लोग आधुनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी से, वर्तमान से, क्या कहें हम? वर्तमान से, कब से? वर्तमान से लेकर 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है, वर्तमान से लेकर 300 ईस्वी मात्र पूर्व के अध्ययन, जितने भी हिस्ट्री है जो कि 300 ईस्वी पूर्व है, यानी कि अभी जस्ट अभी से, इस क्षण से 300 ईस्वी पहले जितनी भी क्रांतियाँ हुई, वो सब जो है वर्तमान में आती है, यानी कि आधुनिक क्रांति के रूप में मानी जाती है। और उस काल को, अभी से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं। और वहाँ पर के हमारे देश, यानी हमारा देश भारत, सब के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार ये अलग हुआ हमारा देश। यहाँ पर जेम्स मिल आए, यहाँ पर अंग्रेज आए। अब बात आती है जेम्स मिल की, यानी कि आखिर में जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आधुनिक काल में हमारा देश, आधुनिक काल में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। 300 ईस्वी पूर्व में ये सब यहाँ पर आए और यहाँ पर राज करने लगे। तो यहाँ पर एक अर्थशास्त्री, स्कॉटलैंड, क्या कहें हम?
स्कॉटलैंड। यहाँ के अर्थशास्त्री थे कौन? जेम्स मिल। यहाँ के अर्थशास्त्री कौन थे? जेम्स मिल। ये यहाँ पर आए, ठीक है, आए। इन्होंने 1817 ईस्वी में एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने काल को 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन? पहला इन्होंने कहा ईसाई, यानी कि इन्होंने जो भारत में या फिर देश में, भारत में जो क्या कहता है सभी जाति धर्म के लोग रहते थे, उसमें 3 वर्गों में बांटा। पहला बताया उन्होंने ईसाई को, फिर दूसरा उन्होंने बताया हिंदू को, और तीसरा बताया उन्होंने मुस्लिम को। अच्छा, आखिर में जो ये हिंदू मुस्लिम और ईसाई के बारे में बताया, इसमें कुछ आपको लग रहा है? इन्होंने यहाँ पर, अभी भारत जो देश स्वतंत्र माना जाता है, इसमें सभी समान है, हिंदू रहे या मुस्लिम रहे सभी समान है। लेकिन तभी जो है उस समय जो अभी से 300 ईस्वी पूर्व जो है क्या था कि भारत भी जो है अखंड भारत था, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन इन्हीं सब के कारण जेम्स मिल जैसे अर्थशास्त्री जो कि स्कॉटलैंड के थे 1800 ईस्वी में, जब इन्होंने किताब लिखा तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग वर्गों में बांट दिया। क्या कहा? अलग अलग वर्गों में बांट दिया। और उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम इतिहास के नाम से भी बताया। और उन्होंने एक चीज किया, क्या? उन्होंने अपने लिए किसका प्रयोग किया? अपने लिए यहाँ पे वो ईसाई नहीं, अपने लिए वो ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया। किसका? ब्रिटिश। आखिर में ब्रिटिश शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ब्रिटिश शब्द का वो इस बात से अनुभव करते थे कि हम सभी ब्रिटेन वासी हैं, भारतीय हम कर सकते थे। तो उन्होंने ब्रिटिश और भारतीय इतिहास नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम इतिहास को अपने किताब में बताया। उसमें ये ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, और वे क्या करते थे? अपनी अखंडता को दर्शाते थे। वे ईसाई का प्रयोग क्या करते थे? नहीं करते थे। वे किसको दर्शाते थे? अपनी अखंडता को। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या बताया? आप एक हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। उन्होंने यहाँ पर आके लोगों को भड़काया, जिससे कि आज हमारा देश जो कि भारत और पाकिस्तान है अलग अलग हो गया है। ठीक है, अब आती है बात किस पर? जेम्स मिल का कथन। तो यही था जेम्स मिल का कथन। उन्होंने 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन? ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम। इन्होंने बताया कि सभी अलग अलग है। उन्होंने ब्रिटिश का प्रयोग किया। का है तो ब्रिटिश का प्रयोग इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी अखंडता को दर्शाता था। और हिंदू और मुस्लिम का प्रयोग किया, वे चाहते थे कि ये सब अलग हो जाए और हम यहाँ पर कब्जा, यानी कि यहाँ पर शासन आसानी से कर सके। ठीक है, अब बात आती है हमारे इतिहास को जानिए, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। क्या? ये वाला ऐतिहासिक स्रोत। आखिर में ऐतिहासिक स्रोत है क्या? यानी कि जिन सारी चीजों से, लिखना है तो लिख लीजिए, जिन चीजों से इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है, जिन सारी चीजों से इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। यानी कि जैसे में आपका क्या आ गया? जैसे में आपका आ गया पांडुलिपि, फिर आ गया जैसे शिलालेख, जो के पत्थर पर, मान लीजिए ये शिलालेख है। क्या है? शिलालेख। तो ये पत्थर पर एक रहता था जिसमें कि अपने अक्षर में वो लिखा करते थे, इसी को हम शिलालेख कहते हैं, जो कि ऐतिहासिक स्रोत इसको रूप में जाना। इससे भी हमको इतिहास पता चलता है कि वहाँ के लोग, तभी के समय में लोग कैसी भाषा को जानते थे और किस प्रकार। तभी कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था 13वीं शताब्दी में। फिर 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारत में इसका भी उपयोग होने लगा। सबसे पहले चीन में हुआ था। तो शिलालेख पर लिखते थे, ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। यही है ऐतिहासिक स्रोत। यानी कि जिन सारी चीज़ों से इतिहास की ज्ञान प्राप्त होता है, इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी इतिहास के बारे में पता चलता है, उसे हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अब बात आती है जनगणना की। आखिर में जनगणना है क्या? अभी भी हमारे देश में जनगणना हो रही है वर्तमान समय में। आज है आपका 28 तारीख। तो आज जो है जनगणना धीरे धीरे अभी के समय में जनगणना हो रही है। 2023 28 क्या 28 अभी
आपका जनवरी है, अभी जनगणना हो रही है। तो यही जनगणना जो कि प्रत्येक, पहले क्या होता था, पहले 10 साल पे होता था, पहले के बात पर पढ़ रहे हैं ना, तो पहले जनगणना 10 साल पे होता था, लेकिन अब धीरे धीरे 5 साल पर भी होने लगा। लेकिन चूंकि अभी उतना कंफर्म नहीं है, हम बता नहीं सकते अभी जनगणना कितना हो जाएगा, लेकिन पहले क्या होता था, 10 साल पे, प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होती थी। और सबसे पहले जनगणना जो कि भारत में हुई थी वो 1881 ईस्वी में, 1 8 1 8811 मेरे साथ बोले 8811 1881, यानी कि जनगणना सबसे पहले कब हुई, 1881 में, यानी कि सबसे पहले कब हुई, 1881 में। अब बात आती है कैमरे का आविष्कार। कैमरे का आविष्कार जो कि भारत में हुआ, ऐसे कैमरे का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, लेकिन भारत में इसका आविष्कार कब हुआ, भारत में 1850 ईस्वी में। आखिर में 1850 ईस्वी में जो कैमरे का इस्तेमाल हो गया, इसमें हुआ क्या, तो कैमरे के इतिहास जो हो गया उसमें सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था, सबसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। और यही बहादुर शाह जफर, जिसको कि हम बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहते हैं, इन्हीं के बारे में कैमरे का आविष्कार में सबसे पहले इन्हीं का फोटो है। चित्र 7 में आपके किताब में दर्शाया गया है, बहादुर शाह जफर जो कि 1850 में कैमरे का आविष्कार किया था। और उनमें सबसे खटिया पे वे बैठे हुए हैं, इतने बूढ़े हो गए कि चलिए समझिए कि वह मुगल अंतिम बादशाह थे जिन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था और पूरे भारत पर अपना शासन चलाते थे, वे ऐसे बादशाह थे। उन्हीं का फोटो कैमरे का आविष्कार आपको किताब में दिया गया 1850 में। बहादुर शाह जफर जो कि मुस्लिम थे, इन्हीं का आपको बताया गया है, इनका फोटो खींचा गया था 1850 ईस्वी में। कैमरे का आविष्कार भी 1850 में ही किया गया था। अब बात आती है समय के साथ परिवर्तन। जो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं समय के साथ परिवर्तन। अब बात आती है समय के साथ परिवर्तन, यानी कि समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन भौगोलिक परिस्थिति में और भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते गया। तो सबसे पहले आता है भारत। भारत दो वर्गों में बट गया समय के साथ। जिस प्रकार परिवर्तन 1817 के स्कॉटलैंड अर्थशास्त्री जिन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में 2-3 भागों में बांटा, एक ईसाई, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ईसाई हिंदू में मतभेद ला दिया, जिसके कारण कि एक समय आया जिसमें कि भारत 2 वर्गों में बांट गया। एक हो गया आपका पाकिस्तान, एक हो गया आपका हिंदुस्तान। पाकिस्तान जो थे यह फिर 2 वर्गों में बट गया। एक अभी का पाकिस्तान हो गया, ठीक है, एक अभी का पाकिस्तान हो गया, और एक हो गया आपका कौन, तो एक हो गया आपका बांग्लादेश, जो कि भारत का अधिकांश भाग उसी से सटा हुआ है, बांग्लादेश, ठीक है। ये आ जाता है भारत। चलिए पहले नक्शा पा जाते हैं। चित्र उतना अच्छा नहीं है। तो भारत जो है पहले 2 वर्गों में बांटा। एक बट गया आपका पाकिस्तान, एक हो गया यहाँ पर आ जाता है आपका बांग्लादेश। ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये दोनों थे, ये दोनों पाकिस्तान में था, और एक हो गया आपका भारत। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक इतना दूर था, आने जाने का मार्ग भी संभव नहीं, क्योंकि एक अलग देश हो गया, अब आएगा कैसे। तो यहाँ से यहाँ शासन करने में संभावना, यानी कि शासन करना धीरे धीरे खत्म होते गया, और धीरे धीरे यह भी अलग राष्ट्र बन गया, यह भी अलग राष्ट्र बन गया। तो इस प्रकार भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान 2 वर्गों में बढ़ गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अब आती है बात बंगाल की, जो कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया था। यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उस समय में लंदन से ज्यादा अमीर बंगाल हुआ करता था। प्रत्येक व्यक्ति के पास धनाशेर था, सोना चांदी आभूषण से भरपूर था, कोहिनूर का हीरा तक, क्या कहे। बंगाल जो है, यहाँ के लोगों पर इतना पैसा था कि अभी के लंदन के मुकाबले यहाँ यहाँ ज़्यादा पैसा है, लेकिन सब अंग्रेज लोग लूट के जाते गए। तो बंगाल जो था वह 1912 ईस्वी में अलग हुआ, जिसमें कि एक तरफ आ गया बंगाल, अभी का बंगाल, और एक तरफ आ गया बिहार। अभी का जिस प्रकार बंगाल हुआ तभी विभाजन हो गया था। अब बात आई बिहार की। बिहार जो बंगाल मान लीजिए अलग हुआ इतना था, तो बच गया इतना बड़ा एरिया, इस पर भी शासन करना संभव नहीं था। शासन
करने के लिए ही बंगाल को 2 वर्गों में बांटा। फिर बिहार पर भी शासन अच्छे से करने के लिए इसको भी 1936 ईस्वी, पहले 1912 ईस्वी में बांटा, फिर 1936 ईस्वी में बिहार को भी बांट दिया। एक हो गया आपका उड़ीसा, दूसरा हो गया आपका बिहार, ठीक है। अब फिर बिहार को भी 2 वर्गों में बांट दिया, एक झारखंड एक बिहार में। अभी का झारखंड जो है वही, अब बिहार जो अभी जिसकी राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, एवं बंगाल की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट में लिखकर बतावे। तो दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तभी भी हमें लाइक करें और कमेंट में बतावे तो कहाँ गलती हुई, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पे प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बतावे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।